तो आज हम सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन जो CBSE 2020 में मार्च वाला जो एग्ज़ाम था उसमें आए थे वो डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सेल विच वाज यूज इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम। तो अपोलो स्पेस प्रोग्राम में जो एस्ट्रोनॉट थे उन्होंने अपनी स्पेसशिप के लिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का यूज़ किया था। इसमें बेसिकली क्या होता है, हम एक तरफ से हाइड्रोजन फीड करवाते हैं और दूसरी तरफ से ऑक्सीजन फीड करवाते हैं। तो हाइड्रोजन का जब कम्बिशन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो उसके जो कम्बिशन से आपकी जो एनर्जी यूज़ होती है उसको स्पेसशिप्स को रन करने में हेल्प मिली थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। एक मार्क का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा 1 नंबर का था, हाउ मेनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर टू ऑक्सीजन। तो वाटर में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है हाइड्रोजन की +1 होती है और ऑक्सीजन की आपकी -2 होती है। तो बेसिकली ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाने हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, एज यू कैन सी, जब भी वाटर का ऑक्सीडेशन होगा 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। क्यों? क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है आपकी -2 और O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। तो -2 से 0 जाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। तो एक वाटर मॉलिक्यूल के लिए आपके 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट रहती है हमेशा। और आपने पढ़ा था कि 1 फैराडे किसके इक्वल होता है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली यहाँ पर एक मॉलिक्यूल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट रही है। तो 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल के लिए आपकी 2 फैराडे इलेक्ट्रॉन लगेंगे और 2 फैराडे किसके इक्वल हो जाएगा, 193,000 कूलम, क्योंकि 1 फैराडे आपका होता है 96500। तो आंसर हो जाएगा हमारा 193,000 कूलम। नेक्स्ट हमारा ये असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। असर्शन रीजन के टाइप के क्वेश्चन में क्या रहता है, हमारे पास एक असर्शन रहती है और दूसरी रीजन रहता है, यानी कि 2 स्टेटमेंट होती हैं। तो उन 2 स्टेटमेंट के बीच में हमें कोरिलेशन बताना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें असर्शन में दिया गया है कि कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। देखो, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन का मतलब होता है यहाँ पर हमने डायलेशन की है। डायलेशन करने से नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं। क्योंकि आपने पढ़ा है मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर डायल्यूशन से वॉल्यूम बढ़ा, ठीक है, तो पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, आपके डिक्रीज हो जाएंगे। और आपने कंडक्टिविटी की डेफिनेशन पढ़ी है। कंडक्टिविटी का मतलब होता है इट इज द कंडक्टेंस ऑफ आयंस ड्यू टू आयंस प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशंस। तो अगर हमारे यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस में नंबर ऑफ आयन से डिक्रीज हो गए तो कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो असर्शन हमारा बिल्कुल राइट है, ट्रू है। रीजन की तरफ देखते हैं। रीजन में दिया गया है नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज ऑन डायल्यूशन। ये गलत है, क्योंकि जब हम डायल्यूशन करेंगे तो नंबर ऑफ आयंस हमारे डिक्रीज होते हैं, न कि इंक्रीज होते हैं। तो हमारी असर्शन सही है, रीजन आपका जो है गलत है। तो इसमें ये थर्ड स्टेटमेंट मिलती है जिसमें क्या होता है, आपका असर्शन करेक्ट होती है और रीजन क्या होता है, आपका रॉन्ग होता है। तो ये हमारा आंसर होगा थर्ड। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में सेक्शन सी का क्वेश्चन है। ये 3 मार्क्स के लिए है, हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। इसमें दिया हुआ है कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क एंड लॉग ऑफ केसी। लॉग ऑफ केसी मीन्स लॉग ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द गिवन रिएक्शन एट 298 केल्विन। तो रिएक्शन दी हुई है यहाँ पर, निकिल आपका जा रहा है निकिल 2 पॉजिटिव में और एजी जा रही है आपकी एजी। यानी कि बेसिकली यहाँ पर एक आपको इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन दी हुई है, शेल की रिएक्शन दी हुई है, उनकी E0 वैल्यू भी दी है। E0 दे रखे निकल के लिए -0.25 वोल्ट और सिल्वर के लिए आपकी गिवन है 1.80 वोल्ट। और 1 फैराडे की भी वैल्यू बता रखी है, कितनी यूज करनी है, 9650 कूलम पर मोल।
तो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। इसमें देखते हैं हम हमारा सबसे पहले हमें सेल रिएक्शन लिखनी होती है। जब भी हम सेल रिएक्शन लिखते हैं तो हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का ध्यान रखना होता है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका आपका रिडक्शन हो रहा है। तो सेल रिएक्शन में क्या है, निकिल जो है आपका निकिल जा रहा है निकिल 2 पॉजिटिव में, और यहाँ पर सिल्वर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से गया 0, तो निकिल 0 से +2 में गया, यानी कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन होगी एनोड पर। सिमिलरली आपकी रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन होगी कैथोड पर। तो ऑक्सीडेशन आपका हुआ है निकिल का और रिडक्शन हुआ आपका सिल्वर का, ठीक है। तो ई सेल कैसे निकालते हैं, ई सेल निकलती है ई कैथोड माइनस ई एनोड इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। तो कैथोड पर आपका Ag पॉजिटिव टू Ag एंड निकिल 2 पॉजिटिव टू निकिल आपका हो जाएगा एनोड पे। तो इससे हमारी ई नॉट ऑफ सेल आ जाएगी। ई नॉट ऑफ सेल कितने आई 1.50। ई सेल आने के बाद आपने देखा यहाँ पर लॉग इक्विलिब्रियम यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का या लॉग केसी बोलते हैं, उसका फार्मूला होता है 16.92 इंटू एन इंटू ई नॉट ऑफ सेल। ई नॉट ऑफ सेल हमारी आ चुकी है विच वाज 1.05, और एन क्या है, एन हमारी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो एन की वैल्यू कितनी हमारी 2 है। तो केसी के लिए यहाँ से सोल्व करेंगे, अप्रोक्स लॉग केसी आएगा 50 और केसी हो जाएगा 10⁻50 के आसपास हो जाएगा आपका। तो हमें यही निकालना था मैक्सिमम वर्क डन एंड ई नॉट ऑफ सेल। मैक्सिमम वर्क डन के लिए क्या होता है आपका, मैक्सिमम वर्क डन के लिए हमें डेल्टा जी की वैल्यू निकालनी होगी। डेल्टा जी क्या होता है हमारा आपका, डेल्टा जी दैट मीन्स डेल्टा जी इज इक्वल टू -NF ई नॉट ऑफ द सेल। तो एन की वैल्यू आपकी 2 है, एफ की वैल्यू दे रखी है 96,500 कूलम, और ई नॉट की वैल्यू कितनी है आपकी, वो भी निकाल ली थी हमने 1.05। तो यहाँ से डेल्टा जी की वैल्यू आ जाएगी। डेल्टा जी का होता है मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन फ्रॉम ए सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 था पेपर में आपका। इसमें स्टेटमेंट दी हुई है ए सॉल्यूशन ऑफ 5.85 ग्राम NaCl जिसका मोलर मास है 58.5 ग्राम मोल पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन हैज़ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू दी हुई है आपकी 4.75 एटमॉस्फेयर, और टेम्परेचर भी मेंशन है 27 डिग्री सेल्सियस। तो हमें यहाँ पर कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ NaCl इन द सॉल्यूशन है। आर की वैल्यू दी, आर की वैल्यू यूज करनी है 0.82 लीटर पर केल्विन पर मोल एटमॉस्फेयर। तो एज यू नो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है आपका, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू पाई विच इज इक्वल टू ICRT, where C क्या है, C is the concentration or we can say molarity, that is the number of moles of solute divided by volume in liter। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल निकालते हैं W2/m2, यानी कि मोलर जो गिवन मास आपका सोल्यूट का उसको मोलर मास ऑफ द सोल्यूट से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा गिवन मास कितना था 5.85 और मोलर मास कितना है 58 तो हमारे 58.5 तो मोल आ गए 0.1। आर की वैल्यू यानी कि गैस कांस्टेंट दी हुई है। कंसंट्रेशन कितनी आ गई, कंसंट्रेशन का मतलब होता है हमारे कितने मोल हैं, मोल कितने थे 0.1 और वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, तो कंसंट्रेशन क्या आ गई 0.1। टेम्परेचर का ध्यान रखना, हमारा डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है तो पहले हम इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आई क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई सी इंटू आर इंटू टी। तो आई के लिए हम सोल्व करेंगे, आई हमारा आ गया 1.93। अब NaCl है आपको, NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। तो इनिशियली अगर हम 1 मोल लें तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के कितने मोल होंगे 0 क्योंकि इनिशियल है, डिकम्पोज नहीं हुआ है। इक्विलिब्रियम पर लेट हमने सपोज कर लिया कि अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो अल्फा आयन डिसोसिएट हो गई तो 1 मोल NaCl के डिसोसिएट होने से एक आपका Na पॉजिटिव मिलेगा और एक क्या मिलेगा Cl नेगेटिव। तो अल्फा अगर डिकम्पोज हुए हमारे तो अल्फा के डिकम्पोज होने से अल्फा तो Na पॉजिटिव मिलेंगे और अल्फा क्या मिलेंगे Cl नेगेटिव। तो एक में से अल्फा डिकम्पोज हो गए तो रह गए कितने हमारे
1 माइनस अल्फ़ा, और आई क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन एंड नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो आफ्टर डिसोसिएशन इन तीनों का सम। तो हमारा यहाँ से रिलेशन क्या आया, आई और अल्फ़ा के बीच में रिलेशन आया 1 प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू आई, और हमें अल्फ़ा चाहिए था, अल्फ़ा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू आई माइनस 1। तो आई हमारा था 1.93 एंड उसमें से हम अगर एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.93। अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करूँगा तो कितने आ जाएगी, 93%। 3 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। इसी में दिया हुआ था स्टेट हेनरीज लॉ वाई इज एयर डाइल्यूटेड विद हीलियम इन टैंक यूज बाय द स्कूबा डाइवर्स। तो हेनरी लॉ एज हमने क्लास में पढ़ा था, हेनरी लॉ क्या होता है, हेनरी लॉ रिलेशन देता है इसके बीच में मास ऑफ द गैस डिजोल्ड इन लिक्विड। तो हेनरी लॉ स्टेट दैट मास ऑफ ए गैस डिजोल्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड solvent at a constant temperature directly proportional to pressure of gas in equilibrium with liquid। तो बेसिकली यहाँ से क्या आ जाएगा, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा कि सेकंड डेफिनेशन इसकी है कि प्रेशर ऑफ ए गैस इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड सोलवेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ से क्या कह रहा है ये कि पी ए दैट इज द पार्शियल प्रेशर किसका, गैस का, जो लिक्विड के ऊपर प्रेजेंट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका मोल फ्रैक्शन के। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, अगर हम यह हटाएंगे तो पी ए इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स ए, के एच क्या हमारा हेनरी कांस्टेंट। नाउ डीप सी डाइवर जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं उनको कंप्रेस्ड ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो अपने सिलेंडर में ऑक्सीजन को फिलअप करके लेकर जाते हैं। अब जैसे जैसे डीप सी डाइवर सी के नीचे जाते हैं तो प्रेशर जो है हमारा काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाता है, और प्रेशर के बढ़ने से सोलेबिलिटी भी जो गैसेस की है ब्लड में इंक्रीज हो जाती है। अब ऑक्सीजन तो यूटिलाइज हो जाती है, पर नाइट्रोजन है वो अनयूटिलाइज रहती है। तो जब वो स्कूबा डाइवर जब कभी भी ऊपर आता है, यानी कि सी सरफेस से ऊपर आता है, तो वहाँ पर प्रेशर अगेन क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, डिक्रीज होता है। तो जो गैस है जो पहले डिजोल हो गई थी ब्लड में, वो अनडिजोल होना शुरू हो जाएगी, और जो बैंड्स की फॉर्म में दिखाई देगी, बबल्स की फॉर्म में, तो वो हमारे नर्व इम्पल्स को इफेक्ट करेगी और एक डिजीज़ हो जाएगी, उसको बोलते हैं डिकम्प्रेशन सिकनेस। तो इन बैंड को अवॉइड करने के लिए हमें टॉक्सिक इफेक्ट जो नाइट्रोजन का उसको अवॉइड करने के लिए सिलेंडर्स को फील किया जाता है हीलियम गैस के लिए। हीलियम का ही यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि हीलियम गैस काफ़ी लाइट होती है। तो हीलियम 11.7% हीलियम, नाइट्रोजन 56.2% और ऑक्सीजन 32.1% यूज आती है। इसी में और में दिया हुआ था क्वेश्चन क्या था, व्हेन 19.5 ग्राम ऑफ फ्लोरो एसिटिक एसिड जिसका मोलर मास था 78 इज डिजोल्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व टू बी 1 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इसमें भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालनी थी, के एफ दे रखा है वाटर का, तो बड़ा ही सिंपल है। हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वहाँ पर क्या था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में बोला गया था डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ विच इज इक्वल टू आई के एफ एम। तो हमारा यहाँ पर टी एफ यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपका 1 डिग्री सेल्सियस है। के एफ इज ऑल्सो गिवन 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। नाउ फॉर्मूले में मोलैलिटी है, मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास सोलवेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर W2 दिया हुआ है 19.5 ग्राम और M2 भी है, मोलर मास ऑफ द सोलवेंट 78 ग्राम। W1 वेट ऑफ द सोलवेंट ऑल्सो गिवन 500 ग्राम में डिजोल्व किया हमने। तो यहाँ से हमारा I हो जाएगा डेल्टा TF डिवाइडेड बाई KF इंटू मोलैलिटी। तो अगर हम इसके लिए वेंट ऑफ फैक्टर के लिए सोल्व करेंगे तो हमारा वेंट ऑफ फैक्टर आ जाएगा आपका 1.07। तो हमें फॉर्मूले से पता है कि अल्फ़ा जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है वो हमारी होती है I-1 डिवाइडेड बाई N-1। तो I की वैल्यू हमारे पास है N क्या होता है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आफ्टर डिसोसिएशन।
तो अगर हम फ्लोरो एसिटिक एसिड को डिसोसिएट करेंगे तो मुझे 2 आयंस ऑब्टेन होते हैं। कौन से? एक तो ये वाला FeCH2CO नेगेटिव और दूसरा कौन होता है H पॉजिटिव। तो सिंपली इसमें हम फॉर्मूले में रख सकते हैं। तो हमारा I आ जाएगा आपका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा विच इज इक्वल टू I-1, तो 0.07। 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था ये। इसी में बी में बताना था आपको, रीजन बताना था 0.1 मोलर KCl हैज़ द हायर बॉइलिंग पॉइंट देन 0.1 मोलर ग्लूकोज। तो ना KCl जो आपका होता है वो होता है आयनिक कंपाउंड, बट ग्लूकोज जो होती है वो होती है नॉन आयनिक कंपाउंड। तो KCl डिकम्पोज होने के बाद 2 आयंस देगा सॉल्यूशन में, दैट मीन्स K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो इसके लिए वेंट ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा, वेंट ऑफ फैक्टर 2 हो जाएगा। और कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वेंट ऑफ फैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। बट दूसरी ओर हमें क्या दिया हुआ है, ग्लूकोज जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट होता है, तो इसमें I की वैल्यू रहेगी 1। तो I की वैल्यू 2 होने की वजह से KCl की मोलर कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। इसमें सेकंड पार्ट दे रखा था मीट इज प्रिजर्व्ड फॉर ए लॉन्गर टाइम बाय साल्टिंग, यानी कि अगर हमें मीट को ख़राब होने से बचाने के लिए बचाना है तो हम इसमें साल्ट डालते हैं। क्यों? देखो, जब हम साल्ट डालते हैं तो ड्यू टू ओस्मोसिस मीट के अंदर जो वाटर वो बाहर आना शुरू कर देता है, तो उससे अंदर बैक्टीरिया वगैरह को ग्रो होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि पानी ऑलरेडी बाहर निकल सकता है ड्यू टू ओस्मोसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11 सेट बी का, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑफ KCl विल हैव द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज आल्सो कंडक्टिविटी, और वो डिपेंड करती है आपकी कंसंट्रेशन पर। ग्रेटर द कंसंट्रेशन मोर विल बी दी वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो यहाँ पर 0.5 दे रखी है, देन 0.01, 0.1, लेकिन यहाँ पर डी ऑप्शन में हाईएस्ट कंसंट्रेशन है 1 मोलर, तो इसलिए आंसर क्या होगा हमारा डी। यहाँ पर रीजन लिखा हुआ है मैंने, जो ऑलरेडी बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी 1 मार्क के लिए क्वेश्चन था। इन फ्यूल सेल, फ्यूल सेल में क्या होता है, फ्यूल सेल में हम कॉन्टिन्यूसली किसी फ्यूल को सप्लाई करते हैं, और फ्यूल के बर्न्स होने से जो हीट प्रोड्यूस होती है उससे हम उस हीट प्रोड्यूस जो होती है उससे हम वाटर को गर्म करते हैं, और वाटर की वेपर बनते हैं, उससे टरबाइन को घुमाते हैं, और टरबाइन के घूमने से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नहीं, केमिकल एनर्जी नहीं कन्वर्ट होती है, बल्कि हीट एनर्जी लगती है। बी में दिया हुआ है एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल सेल इज कन्वर्टेड टू द केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी में नहीं बदलती, एक्चुअली वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलती है। सी ऑप्शन में दिया हुआ है एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यस, ये ऑप्शन सही है। डी में क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड, नहीं, ये भी गलत है। तो हमारा आंसर क्या होगा सी। फ्यूल सेल में जो किसी भी फ्यूल के कंबशन से जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है उससे पानी को गर्म किया जाता है, पानी की स्टीम से जो टरबाइन है उनको रोटेट किया जाता है, और वो टरबाइन के रोटेट करने से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। लेक्लांचे सेल हालांकि क्लास में किया नहीं है, फिर भी यहाँ पर मैं बता दूँ, लेक्लांचे सेल क्या होती है, एक टाइप ऑफ द सेल होती है जो आपकी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो यहाँ पर अगर इसकी फॉर्मेशन दिखाऊँ मैं आपको, तो इसमें क्या होता है आपका लेक्लांचे सेल जो आपकी रेडियो वाली सेल होती है या जो घड़े वाली सेल होती है वो लेक्लांचे सेल कहलाती है। इसमें क्या है आपका बेसिकली एक जिंक का कंटेनर होता है जो एनोड की तरह एक्ट होता है। ये आपका जिंक कंटेनर है जो एनोड की तरह एक्ट करता है इसमें, और ऊपर एक कैप लगी होती है। इस कैप में आपकी ग्रेफाइट की रोड होती है जो कि क्या होती है आपकी कैथोड की तरह एक्ट करती है। एक पोरस पेपर लगा होता है यहाँ पर। पोरस पेपर का मतलब होता है जो इलेक्ट्रोलाइट को सेपरेट करता रहे। एक कार्डबोर्ड लगा होता है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट होते हैं अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। साथ में यहाँ पर जो कैथोड होती है हमारी वो होती है मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस कार्बन। इनके कैथोड के चारों तरफ जो इलेक्ट्रोड होता है। तो बेसिकली हमें यहाँ पर पूछा गया था क्वेश्चन में पूछा लेक्लांचे सेल में कैथोड किसकी होती है, तो आंसर क्या होगा हमारा ग्रेफाइट रोड की आपकी कैथोड होती है। और
जो आपकी एनोड होती है वो होती है आपकी जिंक की। क्वेश्चन नंबर 16 भी असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। इसमें स्टेटमेंट ए दी हुई है, नॉन आइडियल सोल्यूशन फ्रॉम द एजियोट्रोप मिक्सचर। यस, नॉन आइडियल सोल्यूशन है वो एजियोट्रोप से बनाते हैं, ठीक है। बी में दिया हुआ है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स आर फाउंड बाय द सॉल्यूशन शोइंग द नेगेटिव डेविएशन। देखो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, फर्स्ट ऑफ ऑल एजियोट्रोप्स क्या होते हैं? एजियोट्रोप्स आर द कॉन्स्टेंट बॉइलिंग लिक्विड्स विच बॉइल्स लाइक द प्योर लिक्विड्स। तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो नेगेटिव डेविएशन शो करते थे उनका वेपर प्रेशर आपका डिक्रीज हो जाता था, ठीक है। तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स आर शोन बाय द नेगेटिव डेविएशन से। तो हमारा असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी हमारा क्या है? आपका करेक्ट है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका असर्शन इज करेक्ट स्टेटमेंट, रीजन is also correct statement and reason is the applicable to the assertions. Question number 32 इसमें दिया हुआ था, if boiling point of water is 100 degrees Celsius, how much gram of NaCl is added in 500 gram of water to increase its boiling point approx 1 degree Celsius। चार ऑप्शन दिए हुए यहाँ पर। इसमें क्या आपको पता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है आपने। कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। इसमें पढ़ा है डेल्टा टी बी विच इज इक्वल टू टी बी माइनस टी बी नोट इज इक्वल टू आई वेंटो फैक्टर इंटू के बी मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट और एब्लोस्कोपी कॉन्स्टेंट इंटू मोलैलिटी। तो यहाँ पर दिया हुआ है डेल्टा टी बी इक्वल टू 1, ठीक है। आई वेंटो फैक्टर NaCl है तो वेंटो फैक्टर हमारा 2 होगा, ठीक है। के बी वाटर के लिए दिया हुआ है 0.52। मोलैलिटी क्या होती है? मोलैलिटी मीन्स वेट ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो वेट W2 वही निकालना हमें। मोलर मास कितना होता है NaCl का? 58.5 और कितना दिया हुआ आपका? 500 ग्राम सोलवेंट के अंदर दिया हुआ है। तो यहाँ से हम इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के बाद हमें आता है W2 आता है 28.125। तो ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। थैंक यू।